बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बहुत सारी जंगें लड़ी। 1965, 1971 की जंग दो बड़ी जंगों में शुमार होती है। इन जंगों के अंदर हमारे शोहदा ने बड़ी अजीम दास्तान रकम की। आज हमारे साथ एक गाजी हैं। ये वो गाजी हैं जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा समुद्री मार्का किया। इसको कहते हैं मार्का हंगोर। हंगोर क्या था वो हम पूछेंगे। हमारे साथ है वाइस एडमिरल अहमद तसनीफ साहब, जो कि 2 बार सितारे जुरत और सितारे बिसालत है। ये उस वक़्त हंगोर सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर भी थे। इनसे हम डिटेल्स पूछेंगे, क्या जज्बा था, क्या स्ट्रेटजी थी कि इतनी बड़ी कामयाबी इनको मिली। सर, वेलकम टू द शो। Thank you for inviting me. Thank you. यू आर ओवर हीरो, यू वर ओवर हीरो। और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज मेरे सामने वो शख्स बैठा है जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा समुंदर के अंदर मार्का लड़ा। क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है सर? Well, thank you very much. मैंने पहले भी कहा, जो मेरी सबरी ने किया है वो हमने कौम के लिए किया, अपने मुल्क के लिए किया, अपने सर्वस के लिए किया है। तो ये सबसे दूसरा ये है कि इसका सेहरा मैं अकेले नहीं ले लेता हूँ। मेरी छाती बहुत बड़ी है। मेरा क्रू, मेरे ऑफिसर्स, मेरे जेसीओज, मेरे सेलर्स, ये टीम थी। किसी भी सबमरीन में टीम वर्क के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये टीम वर्क नहीं। अगर टॉर्पीडो भी आपको फायर करना हो तो कोई 10-12 स्विच होते हैं जो कि ऑन करेंगे तो फिर होगा। आखिर में अगर आपकी एयर बोतल चार्ज नहीं हुई तो टॉर्पीडो बाहर नहीं जाएगा। तो इट इज़ अ रियल टीम वर्क, यूनिटी और आपस में इत्तेफाक। SOPs फॉलो करो, ड्रिल को फॉलो करो और कामयाबी अल्लाह ताला देता है, आपकी मेहनत का फल। जी सर, ये वाक़या थोड़ा सा नरेट करेंगे आम आवाम के लिए, आजकल की यूथ के लिए। क्या फीलिंग थी, क्या टारगेट था और किस तरह से आपने वो मिशन अचीव किया? हाँ, पहले तो ये है कि हांगोर ये पहली फ्रेंच डेफनी सबमरीन थी जो कि हमने ख़रीदी और मैं उसका पहला कमांडिंग ऑफिसर था 1 दिसंबर 1969। फिर इसके साथ 2 और भी थी, शुशुक और मांगरो। तो मैं हांगोर और शुशुक जो है, हांगोर को अब पता नहीं किस ज़बान में, लेकिन शार्क किसको हम समझते हैं, शार्क। तो फिर लड़ने में भी ज़रा मुराल आप होता है। शार्क जो है ना, वो पीस एंड लविंग तो नहीं है, तो इट्स शार्क इसका मतलब। तो हम वापस आ गए। फिर हालात ख़राब हो गए और गाजी जो सबमरीन थी वो उसका रेंज ज़्यादा थी, मैंने पहले कमांड की हुई थी। अच्छा। बदकिस्मती से हादसे में गाजी डूब गई और तकरीबन 92 जो थे वो, उनमें से 80% ने मेरे साथ सर्विस किया हुआ था, क्योंकि इससे पहले मैं गाजी को टर्की छोड़ के आया था। तो गम तो होता है फिर। हाँ, बिल्कुल, मैं यानी कि उनको वो तो छोड़, सारे आपके जानने वाले थे, वो उनके साथ 80% ओरिजिनल के थे जब हमने कमीशन किया था अमेरिका में। एनीवे, हांगोर आ गई। फिर एक जंग आ रही थी तो मैंने वॉलंटियर किया। अगस्त 71 में हमने एक वॉर पेट्रोल किया। राइट। ये वॉर पेट्रोल होता है इंटेलिजेंस के लिए। ओके। मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये जो सबमरीन है ये दुश्मन के पानी में ऑपरेट करती है, क्योंकि दुश्मन के जहाज तो वह होते हैं। बिल्कुल। तो पीस टाइम में इसको इंटेलिजेंस लेने के लिए, और मैं खुद गाजी में 2-3 दफ़ा, हांगोर में 2-3 पेट्रोल किए, बॉम्बे के बाहर, गुजरात के बाहर, इधर बाहर, जहाँ जहाँ हमने जाना होता है वहाँ पूरे हम करते हैं। हम फुली आर्म्ड होते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में रहते हैं। राइट। अगर कोई अटैक करे तो सेल्फ डिफेंस में हमें इजाज़त होती है, हम आगे से टॉर्पीडो फायर कर सकते हैं। राइट। तो 71 अगस्त जो था उसमें मैंने तकरीबन 30 डेज का पेट्रोल किया ऑफ बॉम्बे। जो एरिया था सारी उसकी इंटेलिजेंस ली। इनके जहाज काम कर रहे थे वहाँ बाहर, एक्सरसाइज कर रहे थे, उनकी इंटेलिजेंस ली, उनके अंदर घुस गए, उनको पता लगा उनके ट्रैक्टर क्या दिस दैट, वो भी करते हैं। तो नॉर्मली पीस टाइम में अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स में हैं, वैसे टैप चार्ज फेंक सकते हैं, नहीं पिया था। तो फिर काफ़ी मेरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो मैंने अपने भी रखी, और वो दिसंबर में फिर बड़ी कामयाब रही वो। सो जो कहा जाता है कि जी पहले पसीना बहाओ ताकि खून ना बहाया जाए, तो आपने पहले ही जो है पसीना बहाया हुआ था, आपने पहले ही जो है उनकी रेकी की हुई थी, अपना होमवर्क किया हुआ था, और जब वो वॉर टाइम आया तो आपने
फिर हमला कर हाँ दिया। मैंने रेकी की थी, क्योंकि उस वक्त ज़रा इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम थी, लोग जा रहे थे, ये सर वो जा रहे थे, तो मैंने वो काफ़ी इंफॉर्मेशन अपने पे रखी ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूँ। लीक आउट का बड़ा चक्कर हो जाता है। तो फिर रमज़ान शरीफ आ गया। रमज़ान शरीफ में हमारी अपना गैस था कि ये गाजी तो चली गई उधर, सही। हांगोर को उन्होंने सेल, जैसे रमज़ान शरीफ हुआ ईद के अगले दिन इंडिया ने अटैक कर दिया ईस्ट पाकिस्तान को, और हम सेल कर गए। ठीक है। तो 3-4 दिन लगता है, तो बॉम्बे के बाहर चले गए। ठीक है। वहाँ पहुँचे तो हमारा एक डिफेक्ट हो गया। अच्छा। वो डिफेक्ट ये होता है कि जो एयर कंडीशनिंग की सी वाटर सर्कुलेटिंग पंप होता है उसकी बेरिंग बैठ गई। अच्छा। नो, मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एयर कंडीशनिंग है ये कोई हमारी अयाशी के लिए नहीं होता। जो सबमरीन है एक थर्मस की तरह है, इसके अंदर की गर्मी अंदर ही रहती है। अगर आप एयर कंडीशन ना हो तो आपका टेम्परेचर 80 डिग्री 90 डिग्री फ़ारेनहाइट की मैं बात कर रहा हूँ, और ह्यूमिडिटी 95% हो जाती है। सही। सही। शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इक्विपमेंट नहीं काम करता, ये हमारे इक्विपमेंट के लिए। अच्छा। नॉर्मली इसका जो इनलेट है वो पानी के नीचे है, ठीक है। 2-3 मीटर, तो आपको ड्राई डॉक में जाना चाहता है। ओके। मैं और मेरे खुददार ऑफिसर्स हमने कहा जी इट इज़ अगेंस्ट आवर ऑनर, होल लाइफ वी हैव ट्रेन टू फाइट द एनिमी। अब जब मौका आया था हार में वापस चले जाए। क्या हमने बात कहा है। हम नहीं जाएंगे। तो फिर हमने कहा जी ठीक है इधर ही रेस्ट लेंगे। तो इंडियन पानी में अच्छा। थोड़ा सा दूर जाके इस सबमरीन को हमने कैमोफ्लेज किया, हांगोर को, एज ए फिशिंग बोट, ओके। और इसको हम कहते हैं लिस्ट टिल्ट किया 25 डिग्री, तो वो जो सक्शन होल था वो बाहर आ गया ओके। पानी। तो फिर मेरे बंदों ने इसको लग के तकरीबन 12 से 14 घंटे में इसको वो बेरिंग चेंज कर दी। ओके। इस दौरान में भी काम ख़त्म ही हुआ था, तो शाम के वक्त एक इंडियन शिप हमारे नज़दीक आया। अच्छा। क्योंकि मैं कैबिन में था तो मुझे ऑफिसर द वॉच ने कहा कि कैप्टन ब्रिज, सबमरीन में अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो कैप्टन रिक्वेस्ट सर आपको, तो वो टाइम नहीं होता, हाँ। ये जस्ट से कैप्टन ब्रिज। जब कैप्टन ब्रिज सुना तो मैं भागा, माशाल्लाह मैं फिट था, तो 5 सेकंड 3 सेकंड में मैं ब्रिज पे पहुंच गया। राइट। तो बिल्कुल इंडियन वॉरशिप कोई तकरीबन 1500 गज पे, और फ्लैश कर रहा है। ओके। हाँ फ्लैश कर रहा है, बड़ा बड़ा वो लैंप से मेरे से पूछ रहा है इंटरनेशनल कोड में आप कौन है और किधर है। अच्छा। तो हमने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये बड़ा एक दिलचस्प वाकया है कि मेरी सिक्स सेंस कहती है कि ड्राइव कर जाओ, अपने आप को भाग जाओ। लेकिन आपके अंदर जो थोड़ी सी बहादुरी है और वो आपका जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वो कहता नहीं, अगर तुम ड्राइव कर गए तो 100% श्योर तुम सबमरीन हो तो डेप्थ चार्ज फेंकेगा। अगर आपने ड्राइव नहीं की तो हो सकता है 50% वो बेवकूफ़ बन जाए। हाँ। तो वी टुक अ चांस, ओके। बिकॉज लक फेवर्स द ब्रेव हु टेक रिस्क। ट्रू। ट्रू। तो बहादुरी, ये जो किस्मत है ना, ये बहादुर और बहादुरी का साथ देती है। बिल्कुल जी, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। वेल फॉर्चून, तो हमने ड्राइव नहीं किया। ही केम अप टू 800 to 1000 यार्ड। ये 800 यार्ड भी जो है ना समुद्र में बहुत नज़दीक होता है। तो नज़दीक कोई है। मार्किंग शार्किंग उसको कुछ नहीं? और नहीं, वो तो उसने मेरे ऊपर फ्लैश किया एक बड़े एक वो सिग्नल लैंटर्न से। तो मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो ही गॉट फूल्ड। उसने कहा नहीं ये फिशिंग बोट ही है। हमने बिल्कुल चुप करके, मैं नव, आई हेल्ड माय नर्व, माय डियर इज कमिंग एंड ही वुड हैव हिट मी ऑन द सरफेस, आई वुड हैव नो चांस। आई केप्ट माय नर्व। अल्लाह ताला का फजल है, लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र। आई केप्ट माय नर्व, वी केप्ट ऑन गोइंग अराउंड जैसे हम थे। फिशिंग बोट की फिशिंग बोट कोई हमने चेंज नहीं की। सही। तो 800 गज तक आया और वापस चला गया, ओके। वापस चला गया। ओके। तो उसके बाद फिर हम बॉम्बे अपने ओरिजिनल जो एरिया था उस तरफ आए। ठीक है। 2 और 3 दिसंबर की रात को इंडियन फ्लीट जो है वो निकला। मुझे आज तक याद है, 2 बड़े शिप थे और 6 उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। वो तकरीबन मेरे ऊपर से निकल गया बॉम्बे के बाहर, और 290 वो कराची की तरफ आ रहा था। अच्छा। अब उस वक्त तक फायरिंग ऑर्डर नहीं आए थे। ओके। आप अटैकिंग ए वॉरशिप इज एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है। तो मेरा मतलब, मैं जितना भी बहादुर हूँ, मैं ऑर्डर्स के खिलाफ एक जंग तो नहीं शुरू कर सकता। एक कोड वर्ड हमें आता है तो वो आना चाहिए था, वो नहीं आया कोड वर्ड। तो मैंने रेडियो साइलेंस ब्रेक किया और इनको कहा कि इंडियन फ्लीट आपके कराची की तरफ आ रहा है। तो जब मैंने ये किया तो उन्होंने मेरी पोजीशन पकड़ ली।
अच्छा उनका यहाँ सबमरीन है। अच्छा तो जब मैं उस एरिया में गया जहाँ पहले था, हम्म तो फिर वहाँ तो उनके जहाज नहीं आएंगे। एक तो मैंने रेडियो साइलेंस अपनी पोजीशन दे दी, दूसरी मैं उसी एरिया में गया जहाँ पहले था। हाँ तो ये लोग जो है ये जहाज ये इसको अवॉइड करके नॉर्थ में ये जो गुजरात है, मोदी का गुजरात जो है ड्यू हेड, उधर चले जाते। अच्छा तो मुझे जहाज नहीं मिल रहे थे, तो मैंने फौरन मैसेज बनाया NHO को, रिक्वेस्ट परमिशन टू शिफ्ट द एरिया टू नॉर्थ। तो मैं फिर ये ड्यू हेड जो है गुजरात के नीचे उसमें आ गया, और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। NHO ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पूछना पड़ा था, हो सकता कोई और सबमरीन उसमें हो, कोई और हमारी मेजर सबमरीन हो, फिर एक दो सबमरीन तो नहीं हो सकती एक एरिया में, तो ये पूछना पड़ता है। बिल्कुल, बट आई टुक रिस्क, आई स्टार्ट टू गो। तो एरिया मैंने एंटर कर लिया। तो एरिया तकरीबन 6 दिसंबर 7 दिसंबर 8 तक हम उधर ही थे। अच्छा उनके जहाज थे, यही कुकरी, किरपान और कुथार भी एक था, तो वो शैलो वाटर्स में। ठीक है अब उनको पता था कि डेफनी क्लास सबमरीन 100 मीटर डेप्थ वो तकरीबन 350 फीट बनती है, 100 मीटर, इससे कम में ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि हमें 30-40 मीटर ऊपर चाहिए होता है जी बिल्कुल अपनी सेफ्टी के लिए, और 30-40 मीटर नीचे चाहिए होता है। 80 तो ये होगा, और 20 और तो ये हमारी मिनिमम डेप्थ है, बिल्कुल सही जैसे मिनिमम डेप्थ है। तो वो शैलो वाटर में कर रहे थे। एंड मैं ये कहता हूँ कि हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन का माइंड पढ़ लें और वो आपका माइंड ना पढ़े, तो आप जीत जाएंगे। बिल्कुल तो उन्होंने समझा कि जी मैं नहीं आऊँगा, हम्म बट मैंने हिम्मत की और मेरे क्रू ने भी हिम्मत की, हम 60 मीटर में चले गए। अच्छा हाँ, मेरा तो रिस्क है। बिल्कुल और वहाँ जाके वो एक सर्च पैटर्न कर रहे थे, ठीक है और हंसी की बात है, आपके लिए हाँ मेरे लिए, मुझे ढूंढ रहे थे। हम्म हंसी की बात यह है कि जिस किताब से वो कर रहे थे, वो कॉमनवेल्थ की किताब है, वो किताब हमारे पास भी थी। तो हमने 1-2 घंटे लगा के वो पता कर लिया कि कौन सा सर्च पैटर्न कर रहे हैं। अच्छा क्योंकि उससे पहले तो मैं भागता था बैटरी में, मेरी बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती थी, मैं वहाँ जाता था, तो फिर तो वो भी जो है उसका लेग हमने कैलकुलेट कर लिया ऐसे करके। और जो लेग पे नीचे आ रहे थे, मैं बैटरी बचा के चुप करके बैठा रहा। जब आए दो जहाज, तो जो नॉर्थ पे था, जी। शिमाल की तरफ, मैंने उसका नाम था किरपान, कृपा पहला टॉर्पीडो मैंने उस पे फायर किया। ओके टॉर्पीडो होम हुआ, ये होमिंग टॉर्पीडो होता है, ठीक है उसके नीचे से गया भी सही, लेकिन एक्सप्लोड नहीं हुआ। उसकी वजह हो सकती है टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, टॉर्पीडो ज़्यादा डीप जा सकता है, उसे डेटोनेटर एक्चुएट नहीं होता, टॉर्पीडो जो है साउंड एनवलप से बाहर जा सकता है। एनीवे हुआ नहीं। अच्छा अब आजम साहब, जिंदगी में आपने सीखा है कि अगर फेलियर तभी फेलियर होता है व्हेन यू गिव अप। बिल्कुल सही तो ये तो फेलियर था बिल्कुल। मैंने कहा यार नहीं एक्सप्लोड हुआ हमारे ऊपर, हर चीज वही चली टेक्स्ट बुक के हिसाब से, एक्सप्लोड नहीं हुआ। तो हमारे ऊपर तो बिल्कुल वो एक खत्म हो गया सब। फिर टाइम नहीं था, कोई फ्यू सेकंड्स, हाँ। माई सेल्फ और माई ऑफिसर्स इन द ऑफिस रूम, जिसमें मैं नाम लूंगा, मेरे सेकंड इन कमांड अयूब खान साहब थे, मेरे नेविगेटर एडमिरल फसी बुखारी थे, वो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह मग़फ़िरत दे। और इसी तरह मेरे टॉर्पीडो ऑफिसर कमोडोर वसीम थे, राइट और मेरे चीफ थे ड्यूटी पे क्या नाम जमील साहब, मेरे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भी थे, हमारी ऑफिसर टीम थी। तो हमने क्विक सेकंड डिसीजन ली कि जो दूसरा जहाज हमारा राइट, हमारे स्टार्बोर्ड से गुजर रहा है, टर्न करें। ये कुकरी था। अब अल्लाह ने यही लिखा था, कुकरी स्क्वाड्रन कमांडर का जहाज था। अच्छा कैप्टन बोला, तो वो जो पहले वाला था उसने कोई वो अभी मैं बताता हूँ। तो हमने जनाब वाला इसको टर्न करके इसमें फायर किया, ओके स्टर्न से किया, पीछे से। ओके तो पीछे इसका एमिनेशन होता है कोई 60 टन, जो कि एंटी सबमरीन जहाज था ना, जो हमारे लिए इसने इस्तेमाल करता बिल्कुल है। ठीक तो है। टॉर्पीडो उसके नीचे फटा। there's a tape, there's a huge explosion। जहाज लिफ्ट होके बैक टूट गई उसकी कील, और विद इन अबाउट 2 minutes इट सैंक। ओह अच्छा, जब ये सिंक कर गया, तो अब किरपान जो मैंने मिस किया था, जी उसको मेरी पोजीशन का तो पता लग गया। बिल्कुल देन ही केम टू अटैक मी। ओके अब सेल्फ डिफेंस में मैंने, उसको मेरी पोजीशन पता है, हाँ। ही वुड हैव गॉट मी। हाँ तो सेल्फ डिफेंस में मैंने उसमें एक और टॉर्पीडो फायर किया। ओके अब होमिंग टॉर्पीडो का डिफेंस यही होता है कि आप अपना कोर्स बदलें और भाग जाएं, रन इट आउट रन करें इसको। ठीक है तो उसने 35 नॉट्स पे इसको आउट रन करने की कोशिश की, लेकिन गलती ये की
कि वो जिग जैग ऐसे करना शुरू कर दिया, उसकी स्पीड कम हो गई, तो ये टॉर्पीडो उसको भी लगा। ओके, वो हमारे पास है रिकॉर्ड, लेकिन उन्होंने उसको रिपेयर कर लिया। राइट, हर टॉर्पीडो से जहाज तो नहीं डूबता। बिल्कुल सही है। ये तो हो गया, जहाज डूब गया, उनके अपना हुआ, तो आई हैड टू टर्न। अब आप देखें कि मेरी बैटरी नहीं है, लो है, मैं न्यूक्लियर तो नहीं, मैं तो बैटरी वाली सबमरीन है। हाँ, इनको मैं मेरी ना यहाँ पे नाज़रीन को एक बात बताना चाहूँगा कि जो पहले वाक़यात थे ना, पहले की जो सबमरीन्स थी, उनमें और आजकल की सबमरीन्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर आप ज़्यादा देर तक समुद्र के अंदर नहीं रह सकते थे। जो एडमिरल साहब बात कर रहे हैं कि मैंने इतना मैसिव ऑपरेशन किया और उसके बाद वापस आना, आई थिंक वो ऑपरेशन से बड़ा मार्का था कि आप उनकी बेस से वापस आ रहे हैं। वो ज़रा दोबारा बताइएगा। हाँ, नहीं, बेस से तो अभी मैं इधर ही हूँ, अभी मैंने कराची की तरफ रुख नहीं किया। अच्छा, इसमें यह है कि मैं 8-10 घंटे से मेरी बैटरी थी ना, मॉडर्न सबमरीन बैटरी थी, मेरा मतलब है बैटरी पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 टाइप सबमरीन है, जी, ठीक है जी। जी, तो बैटरी तो एग्जॉस्ट हो जाती है। हाँ, अब अगर मेरी बैटरी नहीं होगी तो मैं ऊपर का, तो मुझे बैटरी चार्ज करनी है। हम स्नॉकल करते हैं उसको, कि पूरा सरफेस नहीं करते, 13 मीटर डेप्थ पे आके एक पाइप रेस करते हैं, स्नॉकल इंडक्शन पाइप, उससे हवा लेते हैं और दोनों इंजन चला के बैटरी चार्ज करते हैं। दोनों इंजन 1 मेगावाट डेफनी की मैं बात कर रहा जी। हूँ, और एग्जॉस्ट अपना पानी के नीचे डिस्चार्ज करते हैं। हमारे स्पेशल इंजन होते हैं बिल्कुल ताकि हमें नजर ना आए। बिल्कुल सही। ठीक है। तो मैं तो नहीं कर सकता था। तो इसके बाद मैंने तो कराची आना था ना ट्रैवल के बाद, तो 3 दिन तक आसम साहब मैं ना बैटरी चार्ज कर सकता था, ना ऊपर आ सकता था, ना नीचे। खाना शाना बंद होता, हमारा एसी भी थोड़ा थोड़ा चलता है, तो बैटरी बचाते हैं। सही, तो तकरीबन 16 या 17 दिसंबर को वापस आ गए। वेरी नाइस, तो ये 3 दिन Very जो थे, nice. ये बड़े हमारे इम्तिहान के दिन थे, वेरी नाइस। क्योंकि मोराल होता है, सबके बच्चे, फैमिली होती है। वॉरफेयर से हटके ना एक जज्बाती पहलू जो है उसके ऊपर एक आना चाहूँगा। कोई शहीद होता है बड़ी फौज के अंदर, बॉडी मिल जाती है, घर चला जाता है। एयरफोर्स में भी होता है तो बॉडी पार्ट्स वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन नेवी में बड़ा हार्ड होता होगा। कभी लाइफ के अंदर इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए कि आप जाके उन शोधा की फैमिली को मिले हों? और स्पेशली जिस तरह आपने बताया कि गाजी के जो शोधा थे वो सब आपके जानने वाले थे, आपके साथ काम था, काम किया हुआ था उन्होंने, तो उस वो थोड़ा सा आप बहुत ठीक कह रहे हैं। इफ़ यू रियली आस्क मी कि व्हाट वाज द सैडेस्ट डे और वन ऑफ द सैडेस्ट डेज इन माय लाइफ, ये वो दिन था कि जब गाजी की सिंकिंग कंफर्म हो गई, और मैं और हमारे कौम साहब, एडमिरल न्याजी और सब विडोज को जाके उनके घर में बताना पड़ा कि योर हस्बैंड इज नो मोर। अब साइकोलॉजिकल सबमरीन जब होती है तो ये तो बॉडी 100% कुछ नहीं मिलती, सफिशिएंट वार में फिर मिल जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन इधर नहीं, फिर भी मोस्टली बॉडीज नहीं होती जो कैजुअल्टीज नेवी के समुद्र में होती हैं। तो वो आप इमेजिन करें कि एक बीवी का, एक माँ का, एक बहन का सब रिएक्शन होता है कि बॉडी की तरह, एक साइकोलॉजी। हम कहते नहीं है। बिल्कुल तो कई दफ़ा हमने उनकी बातें भी सुनी। ये एक बहुत उदास दिन था मेरे दोस्त भी थे। तो अपनी इन लेडीज़ को, कोई सिस्टर है, कोई भाभी है, कोई बेटियों की तरह है, इनको बताना ये बहुत अफसोस था, और उनके गम में शरीक होना और फिर उनको दिलासा देना, ये सैडेस्ट डे था। अभी तक कई हमारी बड़ी कॉमरेडशिप होती है। उसकी वजह ये होती है आसम साहब कि इन सब ने सब वी लिव टुगेदर एंड वी डाई टुगेदर। यस कोई ये नहीं कि एक बच के आ जाएगा, 99%। तो उसमें एक बड़ी कॉमरेडशिप और एक बड़ी दोस्ती और एक ख़ानदानी, मेरा मतलब है नेयरनेस, वो हो जाती है। अभी तक वो, अभी मेरे कमांडर सफ़र थे, उनकी जो बेवा थी लाला, उसकी डेथ हुई। आई वी स्टिल वांटेड, शी हैड गॉन अगेन, सम विडोज मैरी अगेन। अभी परवेज हमीद जो मेरे नेविगेटर थे, उनके एक्सो थे, अभी वो हाजी के डे में वो कराची चली गई है। शी इज़ ऑन व्हील चेयर, शी ऑल्सो केम। तो वी कीप इन टच, ये कॉमरेडशिप होती है आखिरी वक्त तक। बिल्कुल ये बड़ी जो है ना आपने खूबसूरत बात की है कि आप जो इकट्ठा सफ़र करते हैं, आप एक फैमिली की तरह चलते हैं। और जो आपने मार्का बताया, ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा मार्का कंसीडर किया जाता है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा की फैक्टर, एक आम व्यूअर और एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैंने देखा, वो आप लोगों के अंदर एक हार्मनी थी, आप लोगों के अंदर एक जज्बा था, अब सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। सो ये इट्स टफ। मूविंग ऑन, एडमिरल साहब,
कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की तरफ आना चाहूँगा। अभी करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान नेवी की, और इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा कि जो नेवल वॉरफेयर है उसके अंदर हम अक्सर देखते हैं कि शिप्स इंडक्ट हो रही है चाइना से, टर्की से, फ्रांस से। अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है? मैं बड़ी एक ईमानदारी से बात करूंगा कि मैं तो रिटायर हो गया कोई 25 साल पहले, लेकिन पिछले तकरीबन 15 साल से नेवल लीडरशिप जो थी, जी। इंक्लूडिंग ऑल द चीफ्स, आई थिंक दे हैव डन ए रिमार्केबल जॉब. ओके। वी आर ए पुअर कंट्री एंड दे मैनेज फंड्स एंड नेवी की एक्सपेंशन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो गई है. गुड। सर्विस प्लेटफॉर्म हमारे कभी नए नहीं थे, हमेशा सेकंड हैंड, वो नए एडिशन हो गए हैं. अच्छा। उसके साथ नए हवाई जहाज, नए हेलीकॉप्टर भी, नया इक्विपमेंट भी और नई सबमरीनें भी हम चाइना से ले रहे हैं. अभी तो जो आउट हो गया बिल्कुल ठीक ठाक है. तो आई थिंक द लीडरशिप हैज रियली डन वेल. गुड। अब मेरा इंटरव्यू होते रहते हैं तो मैं उनको यही बताता हूँ आजकल के जो हमारे लड़के हैं कि देखो बेटो, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये जो आपको मिला है ये कौम का खून और पसीना है. सही। तो मैं एक ही उनको नसीहत देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो है इनको सेफ रखो. पीस टाइम में ट्रेनिंग करो, हाँ जी। लेकिन ज्यादा रिस्क ना लो. ये आप सेफ रखें, इनको बचाएं, इनकी हिफाजत करें, क्योंकि ये कौम का खून और पसीना है, कौम की अमानत है. हाँ, जब जंग आए तो फिर रिस्क लो. सही। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेवी इज अ क्वाइट सर्विस, वो ज़्यादा ब्रैग नहीं करती है. वी डन वेल. बल्कि इंडियंस को थोड़ी सी तकलीफ है हमारे एडवर्सरी को कि क्वाइटली कर दिया. नेवी इज इन गुड हैंड्स. द लीडरशिप इज वेरी गुड. इट हैज़ बीन वेरी गुड एंड दे मैनेज फंड्स. बट वी डू रियलाइज कि दिस इज द poor country's अमानत and we should really act accordingly to safeguard this trust and this अमानत. ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. एक पैगाम जो हमारे नौजवानों को आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? एक तो मैं मजाक पे नॉर्मली करता हूँ, वो भी कोई बात नहीं, इतना मैं सीरियस नहीं हूँ. हम जो कर लेते हैं, जब चार्ज भी पड़े तो मजाक कर लेते हैं. एक किसी स्कूल में मेरे से पूछा था तो मैंने हंस के कहा कि बेटे एक एडवाइस तो मैं तुम्हें ये दूंगा कि सड़कों पे ज़रा स्लो हो जाओ और दफ्तरों में तेज़ हो जाओ. तो बड़े हंसे. देखिए जी, सबसे पहले मैं एडवाइस अपनी जनरेशन को दूंगा कि आई डू फील दैट बिटवीन एल्डर पीपल एंड द यंगर देयर इज बिट ऑफ ए डिस्कनेक्ट, जिसको कहते हैं. अब मेरी जनरेशन जो थी वो डिसिप्लिन वाली जनरेशन थी कि जो दादा ने कह दिया वो ठीक है, जो नाना ने कह दिया वो ठीक है, जो वालिद साहब ने कह दिया ठीक है, जो अम्मी ने कहा थोड़ा बहुत हम आर्गूमेंट कर लेते थे, लेकिन बाकी वालिद साहब वगैरह नहीं करते. तो मैं अपनी जनरेशन को भी ये बताता हूँ कि यार वो दिन चले गए. सही सही. अभी जो ये है, they don't want and they should not, with all this education, when the knowledge is doubling every 6 months, यस. आप कैसे एक लड़के को बता सकते हैं do this? No. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. They need reasoning, यस. they need why, they want to go in depth. यस. This is where I think हमारी जो older generation है थोड़ा इसमें मार खाती है कि वो सिस्टम वही नहीं होना चाहिए. आजकल की जनरेशन नीड्स काउंसलिंग. उनको नसीहत करें, उनके साथ डिबेट करें, उनके साथ रीजनिंग करें, वो मान जाते हैं. मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ. मैं F73 इस्लामाबाद रहता हूँ. वहाँ गोल मार्केट है, हमारे रेस्टोरेंट वगैरह है और एक पार्किंग है. राइट. तो ये यंगस्टर आते हैं, मैं उसको कार खैर लुक आफ्टर करता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है. हमने भी एंजॉय किया तो यंगस्टर आते हैं, लेते हैं सिट है कॉफ़ी देता, कोई ऐसी बात. तो मैं उसको रोक, तो ये पार्किंग फुटपाथ पे कर देते थे, पार्किंग में नहीं जाते थे. सही. तो हमने पुलिस बुलाई, तो जनाब झगड़े वगड़े हो गए, नहीं चला. को वो पुलिस सोल्यूशन करते थे. फिर मेरे जैसे चंद सीनियर सिटीजन, हमने 2-2 घंटे ड्यूटी की. अच्छा. तो जब बेटा चढ़ाते फुटपाथ तो मैंने ऐसा कहा, मैं कहा बेटे मैं फलां हूँ, तुम फुटपाथ पे क्यों चढ़ाते हो? तो कहा अंकल आई गेट थ्रिल. तो मैंने कहा यार मैं भी जवान था तो हम थ्रिल फुटपाथ में कोई और जगह से कर लो, मजाक से कर दिया. तो हमने जब से पुलिस, मैं कहने का ये मकसद, जब से पुलिस वहाँ से निकाली, यंगस्टर को काउंसलिंग दी 7 दिन 10 दिन 1 महीना,
आप कभी जाएं आसम साहब, 99.9% नो पुलिस, नथिंग एट ऑल, स्ट्रीट 8, गोल मार्केट, शालीमार पार्क, एवरीबॉडी पार्क्स लाइक यूरोपियन स्टैंडर्ड इन द पार्किंग. आप दैट इज जाके गुड देखें. काउंसलिंग, दैट इज वेरी गुड काउंसलिंग. तो ये मैंने सबक सीखा. मैंने कहा वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ पुलिस सोल्यूशन टू अ पर्सन हु इज मास्टर्स, यस. ही इज IT स्पेशलिस्ट, ही इज PhD. और पुलिस वाला उसको वही बताएगा ना, ओए उतर कर. तो इट्स नॉट द फेयर. सो लुबे लुभाव यह है कि आजकल की जो यूथ है, दे नीड काउंसलिंग, राइट, दे नीड डिबेटिंग, राइट. दे नीड रीजनिंग. और वो मान जाते हैं, बिल्कुल सही. बिल्कुल मान जाते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. तो आप ये 1940 वाला मॉडल उन पे ना करें. ये हमारे लिए भी लेसन है, उनको भी ये है कि भाई जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं तो आप उनके साथ भी डिबेट कर सकते हैं, कई करते हैं और मैं करता हूँ. एंड आई थिंक दैट इज द ग्रेट लेसन एंड दैट इज द लेसन आई हैव रिसीव्ड माई सेल्फ. ठीक है. थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन ऑनर टू इंटरव्यू यू. नाज़रीन, उम्मीद है आपने भी बातें सुनी होंगी. ये हमारा फ़ख्र है. अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू. थैंक यू. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड मुझे बड़ी खुश हुई कि लाहौर के समय में, और मैं ख़त्म करूँगा कि एक थोड़ा सा कि लाहौर को मैंने ये जगह, मैं इधर से नेवी ज्वाइन की थी 51 में, वो ISS भी था. तो लाहौर वाले को समुद्र पता नहीं होता. सो आसम साहब फॉर मैनी ईयर्स आप जब लाहौरी को समुद्र समझाते थे, तो पहले मैं कहता था कि यार रावी से समुद्र ज़रा बड़ा है. फिर उनको समझ आती थी. तो ये नहीं है लोगों को भी समुद्र नहीं, हमारी नेशन को बाय एंड लार्ज दे आर सी ब्लाइंड. यस. क्योंकि वो अभी जाते नहीं, कराची साहिल नहीं पता. ये हमारी एक बदकिस्मती रही है कि हमारी ये कौम को समुंदर की जो चीज पता नहीं है, इम्पोर्टेंस. अब पता, अब अवेकनिंग हो गई है, अब अवेयरनेस हो गई है. तो आई थिंक अब थिंग्स आर ओके. पहले नहीं था पता. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक तो कुछ हमारी नेवी ने भी जो अपना कम्युनिकेशन विंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है. लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाया है. पहले बड़ा एक क्लोज डोर्स थे, अब ओपन अप हो गया. डिफरेंट अगर एक्सरसाइजेज हो रही होती है तो आम आवाम आ रही होती हाँ, है, तो वो इंटरेक्टिविटी बढ़ गई है. तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू देम एज वेल. विद दैट सर, थैंक यू वेरी मच. Oh, very इंशाल्लाह kind. सी यू वेरी सून. थैंक यू एवरीवन. ओके.